नमस्कार। बोलता हिंदुस्तान के सोशल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या यादव और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया, वही पत्रकार जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को डिफेम किया और उन्हें कुछ दिन पहले यूपी की पुलिस यहां से लखनऊ जेल में ले गई थी और फिलहाल वो लखनऊ जेल से बेल पर बाहर है और हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है प्रशांत। प्रशांत, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपने एक मामूली सा ट्वीट किया 6 जून को और उसके ऊपर यूपी पुलिस में ही एक सब इंस्पेक्टर आपके खिलाफ केस दर्ज करवाता है और आपको यूपी पुलिस ले जाती है। आपके हिसाब से वो सादे कपड़ों में आती है और आपको ले जाती है और अब बेल पे आप बाहर हैं। तो ये मामला जेल और बेल तक कैसे पहुंच गया? क्या इसको यूपी पुलिस ने आपको क्या लगता है, इसको ज्यादा खींच दिया? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग लिखते हैं, सिर्फ लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग लिखते हैं। और हालांकि इस तरीके की जो घटना हुई है, दरअसल ये कुछ लोगों के लिए हो रहा है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रहा है। कुछ लोग रेखांकित कर दिए जा चुके हैं सरकार द्वारा कि अब 5 साल हमने कितनों को गोद में बिठाया और अगला 5 साल कितनों को गोद में बिठाना है। अब जो गोदी मीडिया नहीं बनेगा उसके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी। क्योंकि आप मेरा पूरा मामला देखेंगे तो इसमें अगर डिफेम की बात है तो क्या योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कहा कि क्या ये वीडियो से वो डिफेम हुए हैं? ये किसी ने नहीं कहा। अब सब इंस्पेक्टर ने खुद किया ये। और आप ऐसे 2-3 मामले मैंने देखे हैं जहां सब इंस्पेक्टर ने ही एफआईआर किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक विच हंटिंग का मामला ये मालूम पड़ता है कि सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज को सप्रेस करना चाहती है कि तुम्हें भी गोदी मीडिया बनना पड़ेगा। आपके साथ साथ बाकी जिन पत्रकारों पर भी इस तरह के आरोप लगे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज कराया, वहां पे भी ऐसा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सरकार के लिए जिस तरह से पुलिस काम कर रही है उनका कोई मेल जोल है या फिर पुलिस जनता से ज्यादा सरकार के लिए काम कर रही है? देखिए, सरकार, पुलिस की अपनी कोई विचार नहीं होता, पुलिस का अपना कोई सोच नहीं होता। वो स्टेट का गुंडा होता है, अब बेसिकली कहिए तो। आप जब मुन्ना भाई को कहते हैं तो मुन्ना भाई बुरा नहीं मानते, सर्किट बुरा मानते हैं। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो दरअसल स्टेट का एक टूल है जो सप्रेस करने के लिए वो इस्तेमाल करते आई हैं। तो हमारे भी मामले में, अन्य पत्रकारों के भी मामले में ये देखा गया है कि पुलिस के द्वारा एफआईआर कराया जाता है। अरे भाई, आपको अगर लगता है ये मानहानि है तो आप एफआईआर कराइए, आप डिफेमेशन नोटिस भेजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। पर अगर आप इस तरीके से संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और मनुस्मृति से नहीं। ये जो ट्वीट किया था आपने, उसके बाद जिस तरह से पुलिस लेके गई, उन्होंने अपने प्रेस नोट में ये बोला था कि प्रशांत कनौजिया से जब सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया। तो आपने अपना अपराध स्वीकार किया था या ये स्वीकार किया था कि ये ट्वीट आपने किया था? मैं पुलिस स्टेशन गया ही नहीं। पहली बात तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और मुझे गाड़ी से पूरे लखनऊ में बार बार गोल गोल घुमाया जा रहा था और मुझे फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, सिर्फ दिखाया गया सिर्फ इस तरीके से कि ये है, और मुझे सीधा जेल भेज दिया गया। मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने इस मामले को लेकर कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि हजरत के एसएचओ ने भी नहीं पूछा कि क्या मामला था। कर्टेसी के नाम पे भी उन्होंने नहीं पूछा कि क्या मामला था। तो एक तरीके से पूरा प्री प्लान्ड मुझे लगा ये पूरा एजेंडा है और इस तरीके की विच हंटिंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रशांत कनौजिया के साथ हुआ तो गलत हुआ, ये अब लगातार होगा, ये ट्रेंड है। वो बताना चाहते हैं कि हम इस तरीके की चीजें करेंगे और हो सकता है कि इससे भी कुछ खतरनाक हो या फिर कोई फर्जी इनकाउंटर भी हो जाए। जिस तरह से जिस टाइम आप जेल में थे उस टाइम आपकी जो पत्नी है जगीशा अरोड़ा, वो आपके लिए लड़ाई लड़ रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई। तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया था कि हम प्रशांत के ट्वीट को सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस तरह से जेल में नहीं डालना चाहिए था और अभी आप बेल पे बाहर है। तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये आपके लिए एक छोटी सी राहत है या आपकी जीत है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता और सीधा बेल ऑर्डर कर देता तो मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सा डाइसी हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वी डोंट एग्री विथ हिज पोस्ट। इसका मतलब ये कहते हैं कि आप चाहे एग्री हो चाहे नहीं एग्री हो, आप जेल में नहीं डाल सकते। इससे एक चीज और ज्यादा क्लियर हो क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क डिसीजन दिया वो नजीर बनना चाहिए हर राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ के में अरेस्ट हुआ हो, चाहे वो बंगाल में अरेस्ट हुआ हो, चाहे वो झारखंड में अरेस्ट हुआ हो, ये महाराष्ट्र में भी इस तरीके के अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट कई बार इस तरीके के मामलों पर इस तरीके की टिप्पणी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप कुछ कह रहे हैं, मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूं। पर अगर आप उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं तो एक प्रोसीजर है हमारे कानून में, उसका पालन करना होगा। अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो गलत है।
इस मामले में आप पर कौन कौन सी धाराएं लगी और आपको क्या लगता है कि इस मामले में उन धाराओं का लगना सही था? देखिए मेरे पे 500 का लगाया गया है, 505 लगाया गया है और आईटी एक्ट लगाया गया है। तो आईटी एक्ट में मैंने कोई ऑब्सीन चीज़ें नहीं पोस्ट की थी, कोई अब्यूजेस नहीं था, कोई इन्फ्लेमेटरी पोस्ट नहीं था, मतलब वो एक ह्यूमर था। उसके बाद डेफेमेशन की बात कर रहे हैं तो जिसका डिफेमेशन हुआ है तथाकथित रूप से, क्या उसने मेरे पे कोई एफआईआर की, वो इंडिविजुअल इंसान कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन उठ के नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये और जो 505 है वो है कि मैंने उपद्रव कराने की कोशिश की। मुझे लगता है कोई उपद्रव अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं आया कि मेरे वजह से कहीं दंगे हुए हैं। तो क्या प्रशांत कनौजिया आज भी वो जो ट्वीट उन्होंने 6 जून को किया था उसके उससे स्टैंड करते हैं आज? देखिए वो ट्वीट अभी भी मेरे फेसबुक ट्विटर टाइमलाइन पे मौजूद है और मामला सब जुडिस है, इसके लिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्योंकि न्यायालय का ये अपमान होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पर न्यायालय फैसला लेगा कि वो ट्वीट गलत था या सही था। एग्री डिसएग्री एक अपनी चीज़ है, गलत सही का जो पूरा मामला है वो पूरा काम न्यायालय का है। हालांकि वो ट्वीट अभी भी मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे मौजूद है। आपने जो ये ट्वीट किया था उसमें इस तरह से जैसा आपका भी कहना और कई लोगों का मानना भी था कि ये इतना ज्यादा आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए या फिर उसमें कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं था, जो कि प्रेस नोट में भी लिखा था। पर उसके बावजूद भी उसके पहले जो आपके ट्वीट रहे हैं उसमें आप योगी को और मोदी जी को हमेशा आप टारगेट करते रहे हैं। तो ये जो आपको जिस तरह से जेल में ले जाया गया, कई दिन आप जेल में भी बंद रहे और अभी भी मामला चल रहा है, तो आप क्या इसके बाद इन पे लिखना बंद कर देंगे, सवाल बंद कर देंगे या करते रहेंगे? देखिए इम्पोर्टेंट मोदी और योगी नहीं है, इम्पोर्टेंट सरकार है। जिसकी सरकार होगी उसके खिलाफ लिखा जाता है। ठीक है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ भी लिखा गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है, उसके खिलाफ भी मेरे ट्वीट्स हैं, जाके लोग पढ़ लें। तो ये सवाल सरकार से है। ठीक है, अब आपको कोई रेखांकित कर दे कि आप मोदी योगी के खिलाफ तो अब जो सरकार में उसकी आलोचना होगी। आप विपक्ष में कोई है ही नहीं, आप उसकी क्या आलोचना करेंगे? ना वो निर्णायक भूमिका में, आप क्या उसकी आलोचना करेंगे? आप उसके किसी वक्तव्य की आलोचना कर सकते हैं। अगर सरकारी निर्णय हैं जो बहुत सारे हो रहे हैं तो उसकी आलोचना होगी। आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पुराने पोस्ट जो हैं, तो देखिए समाज ने एक मानदंड तय करके रखा है कि भाई ये आपका मोरालिटी का लेवल होना चाहिए। तो जब कोई कहता है कि जैसे आप सबरीमाला का मामला ले लीजिए, सबरीमाला में कहा कि महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो जब आप कहेंगे कि जाने की इजाज़त होनी चाहिए तो लोग आपको कहेंगे आप हिंदू विरोधी हैं। तो मानदंड तो उन्होंने तय कर दिए हैं। तो आप किसी चीज़ का विरोध करेंगे तो डेफिनेटली हार्श लैंग्वेज में ही यूज़ करेंगे। अब कोई किसी दलित के मुंह में पेशाब कर देगा तो आप ये तो नहीं कहेंगे राजनाथ सिंह की तरह कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ठीक है, आप इसका हार्श लैंग्वेज में ही विरोध करेंगे, क्योंकि आपके पास जो शब्द हैं वो आपका उद्देश्य यही होता है कि सरकार को चुटकी काटते हैं आप। जी बिल्कुल सही बात कि मतलब कौन तय करेगा कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल करना है। पर जिस तरह से आपने बोला कि बाकी सरकारों के ऊपर भी आपने बोला, तो अभी कर्नाटक में और केरल में भी कई पत्रकारों को या तो धमकाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपको जब अपने केस में न्याय मिल जाता है तो क्या आप उनकी आवाज भी उठाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो तत्काल प्रभाव से ये मांग करता हूं कि जितने भी पत्रकार हो, या सिर्फ पत्रकार ही क्यों, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और यहाँ तक कि नागरिकों को इस तरीके के मामले के तहत गिरफ्तार किया गया, उनकी तुरंत से तुरंत रिहाई होनी चाहिए। क्योंकि हम विपक्ष में जब होते हैं तो हम सोशलिस्ट होते हैं, हम डेमोक्रेटिक होते हैं, हम लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। लेकिन हम जैसे ही सत्ता में पहुंचते हैं, कोई भी दल हो, सिर्फ ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दल हो, वो वहां जाकर फ्यूडल बन जाता है। तो सत्ता का सिर्फ एक ही सोच है, वो है फासिज्म, राइट विंग और फ्यूडल। जिस तरह से आपने इन सब की बात की, उसके बाद मैं वापस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे और आपकी वाइफ पे आना चाहूंगी। तो वो इस मामले के पहले ज्यादातर इस सोशल मीडिया पे और पत्रकारिता से नहीं जुड़ी रही हैं, उसके बावजूद उन्होंने आपके लिए इस तरह से लड़ाई लड़ी। तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि जो औरत है वो मर्दों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होती है और उसके अंदर विल पावर हमसे कहीं ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि एक पढ़ी लिखी और एक सुलझी हुई वो औरत है और उसने जो कुछ किया वो अपने अधिकारों को जानती है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कभी ना कभी उससे बात करूँ, वो उससे सीखने की कोशिश करता हूँ और कभी कभी उससे भी बातें बताता हूँ। तो ये जब आप इस तरीके के डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो मेरे घर में डेमोक्रेसी है इसलिए मैं सड़क पर डेमोक्रेसी मांगता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे घर में तानाशाही लागू है और मैं सड़क पर डेमोक्रेसी मांग रहा हूँ। मेरे घर में डेमोक्रेसी, मैं अपने पिता से सवाल पूछता हूँ, इसके लिए मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ।
ठीक है। जिस तरह से अब यहाँ का सारा प्रकरण खत्म हुआ, पर उधर आपने को जो बेल मिली है वो कुछ टर्म्स पे मिली है, तो वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके ऊपर प्रशांत कनौजिया अभी बेल पे बाहर है? जहाँ तक मैंने अभी तक ऑर्डर तो पढ़ा नहीं है, पर मुझे सुनने में आया है कि मैं कोई सबूतों को मिटाऊंगा नहीं, या फिर मैं इस तरीके की चीज़ों में वापस संलिप्त नहीं होऊंगा। तो मुझे लगता है कि जो कुछ अभी तक मेरा ट्विटर पे है वो मौजूद ही है। और रहा सवाल सरकार से सवाल पूछने का या सरकार की आलोचना करने का किसी भी चीज़ों पर, तो वो तो जारी रहेगा। ठीक है ना, तो वो मुझे किसी दल ने नहीं दिया है, वो मुझे संविधान ने दिया है। अब आप एंटी रोमियो स्क्वाड बना के प्रेम करने वालों को रोकेंगे तो आप उसकी तो आलोचना होगी, उस पर तो मैं खड़े रह के स्टैंडिंग ओवेशन तो नहीं दूंगा। तो आप इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते मुझसे। मेरा काम है जो सरकार की आलोचना करना, सवाल पूछना, वो जारी ही रहेगा। वो अधिकार मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, किसी संस्था ने नहीं दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। तो ये पूरी लड़ाई जो है वो मनुस्मृतिवादी और संविधानवादियों के बीच में रहे। खैर, आपने बोला भी था आपकी रिहाई के बाद कि ये संविधान की जीत है। तो जिस टाइम पे आपके लिए सारी लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो आपके ट्वीट को सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी आपको इस तरह से जेल नहीं की जानी चाहिए थी। पर दूसरी तरफ जिस संस्थान से आप पढ़ के निकले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईएमसी के जो पूर्व डीजी थे केजी सुरेश, वो आपके खिलाफ कई ट्वीट भी की उन्होंने, और आपकी पत्नी के को भी उन्होंने उनकी काफी आलोचना की, और उनकी भाषा को कई लोगों ने बोला कि ये सही नहीं है। तो क्या ये कुछ पर्सनल रंजिश का मामला है, या फिर उन्होंने इस तरह से इस मामले में आपका साथ क्यों नहीं दिया? देखिए, मेरी जानकारी में अभी तक आईएमसी का मतलब जो डीजी का काम होता है, वो काम तो मैंने केजी सुरेश को कभी करते हुए देखा नहीं। मतलब मेरी जानकारी में आईएमसी का कोई केजी सुरेश नाम का कोई डीजी अभी तक आया नहीं है। हाँ, मतलब आप एक तरीके का कह सकते हैं कि संस्थान को बर्बाद करने वाला एक व्यक्ति आया था केजी सुरेश, जिसने वहाँ मूल्यों को ख़त्म किया। महिलाओं को शॉर्ट ड्रेस, हाफ स्लीव नहीं पहनना चाहिए, घुटनों से ऊपर कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस तरीके की बातें करने वाला केजी सुरेश आया था वहाँ। और एबीवीपी के जो गुंडे होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको बुलाकर छात्रों को धमकाना, माँ बहन की गालियाँ देना, इस तरीके का काम उनका पुराना रहा है। और सुदर्शन न्यूज़ में जो काम करता है उसकी क्या ही क्रेडिबिलिटी होगी, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। चलिए, उसी के साथ साथ जो आपका जो ये मामला है, वो आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं, ट्विटर पे आप लिखते हैं, उसकी वजह से आप मुसीबत में आते हैं। उसके बाद उसी सोशल मीडिया का यूज़ करके कई लोग आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, आपके साथ आपका साथ देते हैं, आपके लिए पोस्ट करते हैं, और अब आपकी बेल पर, आपकी रिहाई पर उसी सोशल मीडिया पर कई लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, या कहे ज़्यादातर लोग। तो सोशल मीडिया का आप अभिव्यक्ति की आज़ादी में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस मानते हैं? देखिए, सोशल मीडिया ने जो पूरा कम्युनिकेशन का जो डायमेंशन है उसको बदला है, उसको टू वे बनाने की कोशिश की है, और उसका एक कहें तो लोकतांत्रिककरण किया है, लोगों की आवाज़ों का। सोशल मीडिया ने एक तरीके की मोनोपोली को तोड़ी है, वरना ये अखबार वाले, ये चैनल वाले हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम जो दिखाना चाहेंगे वो दिखेगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज देश में आंदोलन हो रहे हैं। दलितों को जब पिटाई होती है, ऊना में पिटाई होती है, तो पूरा देश इसके लिए खड़ा होता है। ये सोशल मीडिया का पावर है। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई चैनल इसको दिखाएगा? हो सकता है चैनल वाला कैमरे पर इसकी आलोचना कर दे, या वही एंकर जाके बोलेगा अच्छा हुआ, इन लोगों को तो ऐसा ही मारना चाहिए। तो आपको 90% एंकर तो यही है। और इसी टाइम पे कई लोग बोलते हैं कि कई ऐसे एंकर्स भी हैं, कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो सिर्फ सत्ता के पक्ष में अपनी बात रखते हैं। अब 5 साल के लिए भी फिर भी वही सरकार है, तो बाद में कब कौन बदले, क्या आप उसके बावजूद भी इनका विरोध करते रहेंगे या इनसे सवाल करते रहेंगे? देखिए, जिसकी भी सरकार बनेगी, मैं सिर्फ इसी सरकार की भी नहीं बात कर रहा हूँ, जब तक मेरे प्राण हैं शरीर में तब तक जिसकी भी सरकार बनेगी उस सरकार का खिलाफत करते रहेंगे, क्योंकि कोई सरकार आपके साथ इतना अच्छा काम नहीं करती जिसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उसकी तारीफ करने के लिए पीआईबी है, उसकी तारीफ करने के बाद उसके पास एक पूरी संस्था है जो उसके लिए पीआर का काम देखती है। तो उसको प्राइवेट चैनल्स क्यों हायर करने पड़ रहे हैं? ठीक है, और मैंने ऐसा क्या काम किया है? क्या मैंने 100 करोड़ लेते हुए टीवी कैमरे पे पकड़ा गया हूँ? क्या मैंने टीवी पर ये दिखाया कि 2000 के नोट में नैनो चिप है? पर जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको बेल मिली है उसमें लिखा था कि आप इस तरह के मामलों में फिर से संलिप्त नहीं होंगे, और आप खुद बोल रहे हैं ये कोई मामला नहीं बनता आपके खिलाफ, पर आपने उन टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन किया, तो आप उसके बावजूद भी इसी तरह से देखिए, न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उस पर जो भी फैसला आएगा, ठीक है, हम न्यायालय के विचार को ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। अगर आप सब्जेक्टिवली देखेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत है।
हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जज थे, उन्होंने बोला था कि नहीं, वे सबरीमाला में नहीं होना चाहिए। तो ये उनका विचार है, क्या इनके लिए उसको गोली मार देनी चाहिए? क्या कोई इनको उसके लिए गाली देना चाहिए? आपने कहा हम नहीं स्वीकार करते, वी डिसएग्री। तो ये संविधान की ताकत है कि एग्री डिसएग्री करने की ताकत हो, एक आपके पास अधिकार होना चाहिए। आपको डिसएग्री भी नहीं करने देंगे, आपको सिर्फ एग्री करना है। तो ये कोई रोबोटिक नेशन तो नहीं है कि आपको पीछे एक चिप लगा दिया, आपको वही बकते रहना है। तो हम भाई, आप मेरा जो एलिजेंस है, मेरी जो वफादारी है, वो देश के संविधान के प्रति है, ठीक है? इस देश के प्रति नहीं है। मैं मदरलैंड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता, मैं संविधान में मानता हूं। जब तक भारत में संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का, तब तक मेरा इस देश के प्रति वफादारी है। और जिस दिन संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा, सड़क पर उतर कर जंग लड़ेंगे। तो इस तरह से हमने प्रशांत कनौजिया से बात की। उनका कहना है कि उन्हें संविधान में भरोसा है और वो आगे भी सवाल करते रहेंगे, चाहे किसी की भी सत्ता रहे। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो सत्ता में रहता है वो बाकी लोग जो भी सवाल उठाते हैं उनका दमन करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी की भी सरकार रहे। तो उम्मीद यही है कि इस तरह से पत्रकार अपनी सवाल उठाते रहेंगे और सत्ता से सवाल करते रहेंगे। आगे की खबरें देखते रहे और पढ़ते रहे बोलता हिंदुस्तान पर।